हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफएस। तो गाइज आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं एक सक्सेस की स्टोरी, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं राजेश नायक जी, जिन्होंने इस बार भी एलएस क्वालिफाई किया। इसके पहले ये जेआरएफ थे दोबारा, यानी ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम दिए हैं और फिर भी अपने आप को चेक करते हुए इन्होंने देखा कि इस बार भी इनका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जा रहा है। यानी आप सभी को एक बात इससे कंफर्मेशन मिल सकता है कि अगर जो भी स्टूडेंट्स एक बार एग्जाम क्रैक कर सकता है वो दोबारा जरूर उसे क्रैक कर सकता है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम राजेश नायक जी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। चलिए, तो राजेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंग्रेचुलेशंस फॉर नेट थैंक यू सर। क्वालिफाई। चलिए राजेश, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मेरा एमएससी है वो और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से हुआ हुआ है। और जो पीडीएस है वो यूनिवर्सिटी रही हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आपका आपका इसके पहले भी जेआरएफ हुआ है, तो उस समय आपके कितने मार्क्स थे और आपका क्या रैंक थी? उस समय सर मेरे मार्क्स 80 थे और रैंक थी 145। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कभी कहीं आपने पीएचडी ज्वाइन कर लिया है? हाँ सर, पीएचडी ज्वाइन कर लिया मैंने, अभी 2 महीने हो गया मेरे को, डीयू में कर रखा है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छे। तो आपने इस बार दोबारा एलएस के लिए, जैसे इस बार भी एग्जाम दिया, तो आपने पढ़ाई वढ़ाई किया था कि ऐसे ही आसानी से हो गया था आपका? और सर कुछ नहीं, मैंने लास्ट टाइम फेब के एग्जाम तक एग्जाम पढ़ा था, उसके बाद में हाथ ही नहीं लगाया। फिर लास्ट टाइम वो यार चलो फॉर्म तो भर देते हैं कि चेक करें खुद को, जो पढ़ा हुआ वो आता है या फिर भूल गए हैं। तो फिर इजीली वापस से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो आपका कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा है? मेरा सर ऑर्निक एकदम बेस्ट वाला है। ऑर्गेनिक बेस्ट वाला है? ऑर्निक खतरनाक वाली है। अच्छा अच्छा। ऑर्गेनिक में सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हैं कि कुछ जैसे? हाँ, लगभग लगभग चलिए, बहुत अच्छी लगभग बात है। सारे सारे कर देता हूँ। इनऑर्गेनिक में क्या हालात हैं? इनऑर्निक में भी सर लगभग जैसे बायो इनऑर्निक है, ओएमसी है, कोऑर्डिनेशन है, एसिड बेस है, मतलब जो मेन में वो सारे कवर, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो आप जैसे बिना पढ़ाई वढ़ाई किए गए थे, तो एग्जाम में आपको प्रेशर नहीं था जरा सा भी कि क्वालिफाई करना है कि नहीं करना है? कुछ नहीं? तो वहाँ पे क्या सोच रहे थे कि क्वेश्चन करके आना कि ऐसे ही चले जाना है, ऐसे चले आना है? नहीं नहीं, करके आए, ऐसी बात नहीं है। बस उससे ये है कि भाई सीन अपना वही रहता है कि हम जब भी जा रहे हैं तो जो करना है वो कुछ ना कुछ फिक्स होना चाहिए, भाई अपन को यही वाले करने हैं, जो पढ़े हुए आए वही करना है, कहने का मतलब ये है। और सेकंड पॉइंट क्या करना है कि नेगेटिव नहीं लगवानी है, नेगेटिव लगाया तो फिर वापस जाएगा, 100 की बात एक ही है। हम्म। तो आप बुक वगैरह फ्री फॉलो करते हैं पढ़ाई में? बुक वगैरह फॉलो करते हैं? बुक वगैरह फॉलो करते हैं? बुक बुक हाँ हाँ, बुक। बुक फॉलो करते हैं? बिल्कुल सर, रेफरेंस बुक को फॉलो करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो कौन कौन सी बुक उसी फॉलो करते हैं जनरली? हाँ, जैसे अर्निंग में क्रेडिट है, नान्स है और वो कैरोथर्स है। ये तीनों एकदम बढ़िया वाली बुक है। और उसके बाद में इनऑर्निक में बात करें अपन, मिसलर एंटार है, हाउस क्राफ्ट है, और एक वो श्रीवन अटकिन है, जडली है, अच्छा और भी अच्छा। एक, हाँ, एक हुई है। मतलब एकदम तगड़ी तगड़ी वाली बुक। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो अपने दोस्तों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे, जो आपके जो हमारे साथ यहाँ व्यूअर इस समय जुड़े हुए हैं, उन्हें आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि किस तरीके से वे पढ़ाई करें कि उनका भी जेआरएफ या एलएस जो भी है उनका कैसे हो पाए? क्योंकि आप जेआरएफ भी है, एलएस भी है, दोनों चीज़ें, तो आप थोड़ा उन्हें बताइए, गाइड करिए। हम्म। एक तो उसमें ये कि आप जो मैटर पढ़ रहे हो बार बार मैटर चेंज ना करें। हम्म। एक ही मैटर को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। एक बात तो ये ध्यान रखिए, वो मैटर थ्योरी एकदम क्लियर हो जाए, उसके बाद आप अच्छी अच्छी बुक के जो क्वेश्चंस एग्जांपल है वो सॉल्व करो, सफिशिएंट है। हम्म। और सबसे खास बात ये, चाहे आप ऑर्निक ले लो या इनऑर्निक ले लो, अभी जो पेपर का जो नया ट्रेंड आया उसमें नॉर्मल क्वेश्चन को, प्रोडक्ट को साथ लाके इस बार वो एनएमआर को ऐड करता है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी मानो किसी को भी, वो कहने के स्पेक्ट्रोस्कोपी को इन्वॉल्व करता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसकी आपको एनएमआर का डाटा या फिर आईआर मान लो, या फिर C13 मान लो, मतलब ऑल ओवर जितने हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी उनके हमें पता होना चाहिए, वो सारी चीजें वहां कनेक्ट करवाता है। अभी जो ट्रेंड बदल गया एग्जाम का, 100 की बात ये है। हम्म। पहले मतलब जैसा अब नहीं रहा पहले है। जैसा कि नॉर्मली जो बिल्कुल थ्योरी आती थी, थ्योरी नहीं रही। अब एक्सपेरिमेंटल यानी फुटबॉल। कैरेक्टराइजेशन टेक्निक वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि जो और आपके जो भाई बंधु हैं, इनमें क्या ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है? सर कमी तो एक तो ये है कि जैसे जैसे मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सिर्फ दो दो को पकड़ के रखता हूँ, ऑर्निक और इनऑर्निक। फिजिकल को भी हाथ नहीं लगाता। वो पहले भी मेरा यही सीन था और अभी भी मेरा यही सीन है। तो हम्म। जो आते हैं उनको एकदम अच्छे से करके रखना, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब रिवाइज करो लास्ट में, तो जो पढ़ा है वो रिविजन हो जाना चाहिए, नए को नहीं छेड़ेंगे। हम्म। बस इतना ही ख्याल रखना है।
और आप कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, जैसे मान लो जनरल से हैं तो 2 को अच्छे से कर लो, बाकी जो कुछ अदर है जैसे फिजिकल तो सिलेक्टेड वाले को लो, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि रिपीटर हैं, पिछले 2-3 साल से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कि पहले पहले 2 साल किसी और को पढ़ रहे हैं, फिर किसी 2 साल नेक्स्ट में किसी और को कर रहे हैं, तो ऐसे वो क्या मिक्सिंग हो जाता है। और जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है वो तो बहुत अच्छी बात है, फिजिकल स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर आपको बार-बार में रिवीजन माँगती है, लास्ट टाइम पे भी रिवीजन चाहिए उसमें, रिवीजन नहीं है तो फिर फिजिकल क्वेश्चन अटकते हैं। तो हम्म। कहने का मतलब है कि आप लास्ट में रिवाइज कर सको वही चीज़ पढ़नी है। चाहे ऑर्निंग ले लो, चाहे इनऑर्निंग ले लो या फिर फिजिकल ले लो। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा ये बताइए कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो आप साथ साथ में पीएचडी भी कर रहे हैं, तो पीएचडी में आप क्या कौन से टॉपिक पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए अपने दोस्तों को। तो ये कैंसर सेल होती है ना उसकी मेडिसिन के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि कुछ जैसे जैसे जो अपने नॉर्मल मेडिसिन बनती है जो ये एलोपैथी वाली, तो इनसे क्या है कि जैसे किसी आप पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो वो पेशेंट ठीक तो नहीं होता, बट वो थोड़े समय तक जीवित रह सकता है, बट उस जो मेडिसिन देते हैं उससे साइड इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड, नैनो पार्टिकल से रिलेटेड है। नैनो पार्टिकल्स का यूज करके हम कुछ ऐसी मेडिसिन को तैयार करें जिससे वो बॉडी में साइड इफेक्ट ना करें, केवल जो कैंसर सेल है उन्हीं को डिस्टर्ब करे, मतलब जो जीवित सेल है उनको उनको मारने का काम ना करे, कुछ ऐसे वाले टॉपिक पे चल रहे हैं। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है वहाँ पे जर्नी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एकदम पीएचडी सर का बढ़िया जर्नी? वाला चल रहा है। तो क्या गाइड करना चाहेंगे अपने दोस्तों को कि पीएचडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपनी तरफ से? करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पीएचडी करना अच्छी चीज है। कुछ हाँ। हम जैसे हैं वहां से कुछ एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट आते हैं पीएचडी करने के बाद में। कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। बिल्कुल, बिल्कुल सर तगड़ा वाला आता है, और जैसे बड़े वाले जैसे डीयू जैसे इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे फिर तो बात ही क्या। ये तो है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जी सर। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बच्चों अपने दोस्तों को कुछ इनपुट देना चाहेंगे अपनी तरफ से कुछ? इनको तो सर ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं एक तो बात वही है कि एक तो मैटर फिक्स होना चाहिए, इधर उधर से चेंज नहीं करना है, आप जिसको पढ़ रहे हो रेगुलर वही पढ़ना है। अब थोड़ा सा अब खुद को अपग्रेड करना है, कहने का मतलब पहले जो पहले पीवाईक्यू लगा के उनसे क्वेश्चन आ गया काम हो गया, और अब क्या हो रहा है पीवाईक्यू तो पूछता है उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करा, तो मतलब कहने का मतलब जो हम पिछले वाले पेपर के ट्रेंड पे चलेंगे तो पेपर सॉल्व नहीं होगा, कहीं ना कहीं स्टेप में अटक जाएंगे और क्वेश्चन नेगेटिव आ जाएगा। तो ट्रेंड को थोड़ा सा बदलना है। और अब जो पहले वाले एक चीज और देखी मैंने एग्जाम में, पहले तो सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करवा दे, अब स्टेटमेंट पूछने साथ में थ्योरेटिकल चीजें कि भाई थ्योरी आती है या नहीं आती, पहले तो ट्रिकी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया काम हो गया, लेकिन वो स्टेटमेंट पूछते कि ये सही है, ये सही है, कौन सी सही होगी, ऐसे वाले कुछ ज्यादा आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन अटक रहा है। हम्म। तो यानी अब स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। हाँ, स्टेटमेंट को भी ख्याल रखना, स्टेटमेंट के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। हम्म। तो और पीवाईक्यू सबसे वगैरह सॉल्व खास करना चाहिए कि नहीं? जी सर। पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करना चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह? हाँ, कर लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ थोड़ा अपग्रेड रहना है, वो पहले जैसा एज इट इज नहीं रहा है। थोड़ी हम्म। साथ में थोड़ी थोड़ी पूछते हैं साथ में, वो एज इट इज मतलब पहले तो क्या क्वेश्चन सॉल्व किया काम हो जाएगा, लेकिन अब वो क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरियां भी जानना चाह रहा है, वो चेक करता है कि थ्योरियां आती है या नहीं आती है, सिर्फ ऐसे ट्रिकी वे में चल रहे हैं बच्चे, तो ट्रेंड बदल गया है। हम्म। काफी बच्चों के मार्क्स बहुत कम रह जाते हैं, तो वे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, चक्कर ये कि कहीं ना कहीं वो गलतियां करेंगे, बस एक तो वो जैसे कि ये भी कर दूं वो भी कर दूं, कहने का मतलब कि आप पेपर को ठीक से एनालिसिस करें ना, तो मेरे ख्याल से पेपर हो जाता है। और कहने मोटी बात है कि जो जो टॉपिक आपने किए हैं उनसे आपको क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। अब सी सेक्शन में 60 क्वेश्चन है, उसमें से मात्र 25 सिलेक्ट करने हैं, 25 सिलेक्ट करे तो मेरे ख्याल से 25 नहीं भी कर पाए, 20 भी सिलेक्ट कर ले तो बहुत होते हैं, 20 को 4 से गुना 80 नंबर तो वहीं से वहीं आ जाते हैं। ये तो है। और मेरे ख्याल से इतना कुछ पढ़ा तो 20 नंबर तो 20 क्वेश्चन तो आराम से निकल सकता, बस पता ये होना चाहिए कि अपन को करना कौन सा है, वहां से वो क्वेश्चन निकालना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो नहीं आ रहा है किंतु परंतु उसको नहीं करना, छोड़ देना है, उसको किया तो फिर नेगेटिव गया, क्योंकि सी पार्ट जो है वो 5 नंबर खा के जाता है, 4 तो किया हुआ और एक साथ में प्लस एक्स्ट्रा और लेके जाता है, तो सी अच्छा, पार्ट में नेगेटिव नहीं करनी है बिल्कुल भी। मतलब निगेटिव पार्ट से अगर आप बच जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। बिल्कुल, बिल्कुल नेगेटिव से बचना है तो सिलेक्शन अपने आप हो, चाहे आप क्वेश्चन कम करके आओ बट नेगेटिव नहीं करनी है। हम्म। 20 की बजाय 15 कर दोगे तो भी काम चल जाएगा, नेगेटिव हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका गेट क्वालिफाई भी है? हाँ जी सर, गेट भी क्वालिफाई है मेरा। गेट में क्या मार्क्स थे आपके? गेट में सर 27 कुछ ऐसा था, लास्ट ईयर हुआ था गेट तो। अच्छा अच्छा, मतलब आप तीनों एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं।
बिल्कुल सर, नेट गेट सब चलिए क्वालिफाई है सर। बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आप रिसोर्सेस क्या यूज करते थे? जी सर। रिसोर्सेस में क्या लेते थे, रिसोर्सेस? मतलब मटेरियल पढ़ने के लिए हाँ हाँ। कोई बुक पढ़ता हूँ मैं तो, और कुछ ही नहीं है, बुक से चलता रहता है अपना काम तो। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? सर अभी पीएचडी चल रहा है, पीएचडी बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अच्छा अच्छा। अभी तो वैकेंसी वगैरह और आई है, भरे रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? फॉर्म भर लगाया हुआ है ना, राजस्थान स्टेट में लगाया हुआ, दिसंबर में एग्जाम है वहां से। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूपी में भी वैकेंसी आ गई है, वहाँ पे भी अप्लाई कर जी सकते हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है राजेश जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। तो चलिए थोड़ा सा, अगर आप अगर मैं लास्टली एक क्वेश्चन और है हमारी तरफ से आपके लिए, कि इन सभी के पीछे, आपके पीछे जो इतना डेडिकेशन है, इसके पीछे हाथ किसका है? सर हम्म। कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने भी। नहीं तो थोड़ा सा देखो बताना तो पड़ेगा ना कि इतना मोटिवेशन आता कहाँ से है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब मैं मास्टर्स में था तो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर एच के वर्मा, हम्म जिन्हें वो काफी पॉपुलर भी है, उन्हें जानते हैं ऐसी बात नहीं, शायद आपने भी नाम सुना होगा राजस्थान से, डॉक्टर एच के वर्मा। नाम सुना तो है। हाँ, उन्हें राजस्थान में किंग ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं लोग, मतलब लगभग लोग पूरा राजस्थान जानता है उन्हें। हम्म तो जब हम मास्टर्स में थे, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे इतने बैच पढ़ा दिए मैंने, तो यहाँ से कॉलेज से आज तक कोई नेट क्लियर नहीं हुआ। और उनका नेट काफी बार अप्रोक्सीमेट 40 टाइम नेट क्वालिफाइड है वो, काफी मतलब ऑल इंडिया रैंक भी काफी टाइम उनकी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तक कोई नेट क्वालिफाइड है, तो मैंने ना उनसे वादा किया, सर आपका जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ के मैं लौटूंगा। तो उनका 40 टाइम नेट रिकॉर्ड नेट क्वालिफाइड है वो, और 16 बार आई थिंक ऑल इंडिया रैंक है उनके पास। तो हम्म। उनसे मैंने वादा किया कि आपका ये रिकॉर्ड तोड़ के वापस लौटूंगा मैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब फाइनली आपने वो कर दिखाया। बिल्कुल सर। चलिए बहुत अच्छी बात। तो सर से मिलने गए थे दोबारा कि नहीं, आपका जब हुआ सर JRF अभी तो? जाऊंगा सर, थोड़ा जब मैं टाइम नहीं मिला, थोड़ा मैं यहाँ डीयू में दिल्ली में हूँ तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं जाके आऊँ उनसे मिल के आऊंगा कि सर आपसे आपने जो कहा वो मैंने कर दिखाया, बाकी अभी कंटिन्यू है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए राजेश जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, तो अब हम इसे यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस। जैसा भी आप सभी को यहाँ पे राजेश जी के स्टोरीज को जान करके अगर आप कुछ इसमें इनपुट लगे तो उसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करिएगा। और जो भी चीज़ें, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, राजेश जी आपको रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।